हमारे देश का इतिहास पढ़ना है मेनली, हमको ये पढ़ना है बेसिकली कि हमारे देश में ट्रेड और कॉमर्स किस प्रकार से चला करता था, क्या इतिहास हमारा है। बेसिकली रटने वाला सिस्टम ज्यादा है, तो जो जो चीजें बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो, हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, मतलब हमारा भारत देश है, ठीक है, ये हिमालय से घिरा हुआ है नॉर्थ में, और वाटर्स से घिरा हुआ है साउथ में। आप ये बात जानते हो, आज भी यही सिस्टम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत देश है बेसिकली, ठीक है। हिमालय की पहाड़ियां नॉर्थ में है, और साउथ पूरा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब क्या था कि बेसिकली जो बड़े बड़े जो फॉरेन रूलर्स थे जो हमारे यहाँ राज करके गए, वो क्या किया करते थे, हमारे यहाँ से ट्रेडिंग किया करते थे। हमारे भारत का सामान एशिया और दुनिया के बाकी सारी जगहों पर जाता था, और इसे सिल्क रूट कहा जाता था। मतलब जब अंग्रेज भी नहीं आए थे भारत में, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब हमारे देश में राजाओं का रूल था, रूलर्स थे, तो हमारे यहाँ एक रोड सिस्टम चलता था। ये जो रोड सिस्टम था हमारे यहाँ नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ था, और इसे सिल्क रूट कहते थे। इसे सिल्क रूट कहते थे। ये जो सिल्क रूट थी बेसिकली, इसके थ्रू क्या होता था, हम मैक्सिमम ट्रेडिंग किया करते थे या व्यापार किया करते थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पहले जमाने में ट्रेडिंग किस रूट पे हुआ करती थी, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सर सिल्क रूट से हुआ करती थी। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना बताइए मुझे। क्या आपको ये बात समझ आई, ट्रेडिंग किस रूट से हुआ करती थी, तो आपका जवाब होगा सर सिल्क रूट से हमारे देश में ट्रेडिंग हुआ करती थी, ठीक है। आगे हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम कैसा था, आज तो आप जानते हैं, देखो कितना अच्छा हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम हो गया है। बेटा सिल्क रूट एक रोड सिस्टम था, ठीक है, सिल्क रूट एक रोड सिस्टम था जो नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ था। जो हमारे देश के बिजनेसमैन थे दूसरे देशों तक पहुंच जो रखते थे, इसी रूट के थ्रू रखते थे। और जैसे चाइना से भी लोग आते थे, व्यापारी आते थे, तो इसी रोड सिस्टम के थ्रू आते थे। तो हमारे देश में जो रोड सिस्टम या नेटवर्क ऑफ रोड्स हुआ करता था, उसे सिल्क रूट के कहते थे, ठीक है। यह हमें फॉरेन कंट्रीज से भी जोड़ता था और देश के अंदर भी जोड़ा करता था, ठीक। सेकेंड थिंग, बैंकिंग सिस्टम कैसा था हमारा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे समझना। आज की डेट में तो आप देखोगे हमारे यहाँ सारे बैंक्स अवेलेबल है। हम लोग परचेज सेल किस में करते हैं, रुपी में करते हैं, कॉइन्स में करते हैं। हमारे पास ई बैंकिंग फैसिलिटी भी है, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। पर पहले तो ये सब नहीं हुआ करता था ना, ठीक। पहले क्या सिस्टम चला करता था, तो पहले हमारे यहाँ जब बैंकिंग की बात की जाती थी, तो हमारे यहाँ जैसे आज ऑर्गेनाइज बैंक है वैसे बैंक नहीं होते थे। हमारे यहाँ हुआ करते थे बेटा इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस बैंकर मतलब होता है सेठ, साहूकार, महाजन, लाला। जैसे आज बड़े बड़े बैंक है हमारे देश में, उस टाइम हमारे ऐसे बैंक नहीं हुआ करते थे। ये सारे लोग जो होते थे, सेठ, साहूकार, महाजन, लाला, ये लोग क्या करते थे, लोगों के पैसे रखने का काम करते थे। नॉर्मली उस टाइम क्या था, हमारे पास नोट वोट भी नहीं हुआ करते थे, हम लोग मेटल्स का यूज करते थे मनी के रूप में, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स आते थे, सिल्वर कॉइन आते थे, ब्रॉन्ज के कॉइन आते थे, कॉपर के कॉइन आते थे। इन सिक्कों के इस्तेमाल से हम सामान को खरीदा या बेचा करते थे। आप बताइए, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम था नहीं, कुछ लोग थे जो हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम चलाते थे, जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, लाला। और उस टाइम रुपी या नोट का कंसेप्ट नहीं था, तो हम लोग गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन इनका यूज करते थे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आज की डेट में जैसे आप देखोगे, आप क्वेश्चन आएंगे इसलिए तो करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे आएंगे, इसलिए से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे आएंगे, इसको एकदम अच्छे से कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, एक तो था पेमेंट के लिए कॉइन्स का यूज होता था, मेटल्स का हम इस्तेमाल करते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब का कॉइन के रूप में। दूसरा, हम हंडी और चिट्ठी का यूज किया करते थे उस टाइम। अब आप ना पहले हंडी और चिट्ठी समझने से पहले कुछ चीजें समझ लो। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो, परचेज करने जाते हो, तो परचेज करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कैश में परचेज करो,
मतलब तुरंत कैश देकर आओ। और एक रास्ता होता है आप कैश ना दो, आप उधार में देकर आओ, इसको क्रेडिट कहते हैं। पहले बताओ मेरी बात ये समझ आई कि मैंने जो बोला, जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो इधर आप कैश में खरीदते हो या कैश नहीं है तो उधारी में खरीदते हो। उधारी मतलब क्रेडिट होता है। पहले ये बताओ, ये बात समझ आएगी। अब आज की डेट में क्या सिस्टम चलता है समझना। एट प्रेजेंट अगर आपको उधारी करनी हो या क्रेडिट करना हो तो आपको चेक बना के देना होता है। एक आगे की डेट का चेक बना के दे देते हो, सामने वाला पर्सन जो सेलर है वो क्या करता है, बाद में जाके आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट निकलवा देता है। अब बेटा उस टाइम क्या था कि अपने यहाँ बैंक वैंक तो थे नहीं, तो चेक सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ। ओल्ड टाइम्स में हमारे यहाँ हंडी चला करती थी, ठीक है, इसे चिट्ठी भी बोलते हैं। हंडी या चिट्ठी एक पेपर होता था, ठीक है, जिसमें एक बायर जो खरीदार है वो लिख के देता था, आई एम प्रोमिसिंग टू पे सेलर दिस अमाउंट आफ्टर, जितने भी समय बाद जैसे उसको पे करना है, जैसे 10 दिन बाद पे करना है तो आफ्टर 10 डेज, और ये साइन करके ना ये सेलर को दे देता था। तो जब ये पेपर साइन करके सेलर को देता था ना कि भैया मैं तेरा जो पैसा है 10 दिन बाद चुका दूंगा, तो फिर सेलर क्या करता था, उधारी में सामान देता था। अब मान लो अगर ये बायर पैसा नहीं लौटा पाया, बायर पैसा नहीं दिया, तो फिर ये राजा महाराजाओं के सेलर चले जाते थे, फिर इस बायर को पनिश किया जाता था। तो पहले भी हमारे देश में उधारी चलती थी, लेकिन उस टाइम चेक नहीं हुआ करता था, हंडी या चिट्ठी होता था, जिसमें जो उधार देने वाला बायर है, जैसे हम लोग लिख के दे देते थे कि तुम्हारा पैसा हम इतने दिन में दे देंगे। इस पेपर को सेलर संभाल के रखता था, ठीक है, और जब तारीख आती थी तो पैसा मांगने आपसे आ जाता था। आप बताइए, आपको हंडी और चिट्ठी समझ आया कि नहीं आया? आपको हंडी और चिट्ठी समझ आया कि नहीं है? आपको हंडी और चिट्ठी समझ आया कि नहीं? आज के जमाने में जो चीज चेक है, पहले हंडी और चिट्ठी, गुड, हंडी और चिट्ठी कहलाती थी, ठीक है। इसमें ना पेपर में लिख के प्रॉमिस कर देते थे कि पेमेंट कर देंगे। तो हमारे देश में ना पहले यही याद रखना, हंडी और चिट्ठी चलता था क्रेडिट में, उधारी के लिए क्रेडिट सिस्टम में हंडी और चिट्ठी चलता था, ठीक है। और कैश में हम लोग मेटल्स का यूज करते थे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। क्लियर है? अभी तक जो पढ़े इस पेज में आपको समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गया? चलो अच्छा, उसके बाद ये अगला पेज आपको नहीं देखना है तो इसको आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आप आना, हमारे देश में उस टाइम मिडिल मैन कौन हुआ करते थे, इंटरमीडियरीज कौन हुआ करते थे, ठीक है। मिडिल मैन कौन हुआ करते थे, तो बेसिकली क्या था कि आज जैसे हमारे यहाँ अलग अलग सर्विस सेक्टर है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे यहाँ बैंकिंग है, आज एट प्रेजेंट बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इंश्योरेंस है, ठीक है, हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग है, आपको मैंने पढ़ा चुका है सारी चीजें, आज की डेट में हम यूज करते हैं। हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट है। उस टाइम भी ऐसा कुछ होता था क्या? तो बेसिकली मुगल पीरियड के दौरान बेसिकली मिडिल मैन जो थे वो जगत सेठ कहलाते थे। ये ऐसे ग्रेट इन्फ्लुएंस के पर्सन होते थे जो सामान बिकवाने में मदद करते थे और आपको जो भी सर्विस चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की, एडवर्टीजमेंट की, सब ये प्रोवाइड करवा के देते थे। तो ये लोग मिडिल मैन थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन थे? आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि उस टाइम हमारे देश में इंटरमीडियरी कौन था जो हमें अलग अलग तरह की सर्विसेज देते थे, तो उन लोगों को जगत सेठ कहा जाता था। भूलोगे तो नहीं? समझ आ गई मेरी बात? फिर से बोलूं क्या? मुगल पीरियड में और जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमारे देश में जो इंटरमीडियरी थे, इंटरमीडियरी मतलब वो लोग होते हैं जो सामान बिकवा के देते हैं, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो लोग जगत सेठ कहलाते थे। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? अब देखो अभी तक क्या क्या मैंने बताया आपको, आप उसको दिमाग में बिठाओ। हमारे यहाँ जो रोड्स का नेटवर्क है वो सिल्क रूट कहलाता है। हमारे यहाँ पहले जो बैंकिंग सिस्टम था वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था। पेमेंट हम लोग मेटल्स में करते थे और अगर उधार देना होता तो हंडी या चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे।
हमारे देश में जो इंटरमीडियरी थे, मतलब जो सारे सेल को करवाते थे, सामान बिकवाते थे, वो लोग जगत सेठ कहलाते थे। ठीक है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था? तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अक्सर हम लैंड और वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। लैंड ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट का। एयर ट्रांसपोर्ट तो उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड रूट्स थी। ट्रेड रूट्स मतलब बाय रोड्स बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी। सेकेंड, हमने मैरीटाइम ट्रेड भी चालू किया। मैरीटाइम ट्रेड मतलब होता है सी ट्रेड। हम सी के थ्रू भी या समुद्र के थ्रू भी ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। पूरी दुनिया से हमने अपने ट्रेड को या बिजनेस को जोड़ दिया। ठीक है। रोमन एम्पायर के दौरान मालाबार कोस्ट जो था हमारे देश का, वो सबसे बड़ा सी रूट था। ये बात याद रखना। मैरीटाइम मतलब होता है सी रूट। तो जैसे मैं बोलूंगा सी पोर्ट सबसे पुराना कौन सा था रोमन एम्पायर्स के समय का, तो आप याद रखना मालाबार कोस्ट। मत भूलना इस चीज को, ध्यान रखना। ठीक है। तो हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था? लैंड से भी होता था ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड, और वाटर से भी होता था। तो वाटर की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी थी? ध्यान रखो, मालाबार कोस्ट थी। क्या ये बात समझ आई? भूलोगे तो नहीं? क्लियर है? क्या आपको ये समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ आया कि नहीं? एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था हमारे यहाँ। जो भी ट्रांसपोर्टेशन था वो बाय लैंड होता था या बाय वाटर होता था। और बाय वाटर में आपको क्या याद रखना है? मैरीटाइम ट्रेड, मतलब इसमें मालाबार कोस्ट जो थी वो ध्यान रखना है। ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट था। अब उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हमारे यहाँ का कौन सी सिटी जो थी उस टाइम, वो किस चीज के लिए फेमस थी? सबसे ज्यादा क्या बिकता था किस शहर से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। किस शहर से सबसे ज्यादा क्या बिकता था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। जैसे हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की, जिसको आज की डेट में आप लोग पटना कहते हैं। वहां के पत्थर जो थे वो बहुत ज्यादा दूसरे देशों में बेचे जाते थे। वहां के जो स्टोन्स थे वो बहुत सेल होते थे। आपको हर शहर में क्या जाता था ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है। पाटलिपुत्र जिसको आज पटना बोला जाता है, वहां से स्टोन्स का बहुत ज्यादा क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। सिमिलरली पेशावर जो पाकिस्तान में आता है, ठीक है, वहां से वूल्स का, ऊन का और हॉर्सेस का बहुत ज्यादा बिजनेस होता था। घोड़ों का बहुत ज्यादा बिजनेस होता था। ठीक है। देन तकसीदा की बात आती है। तकसीदा बिहार में है। ठीक है। तो तकसीदा जो था बेसिकली लैंड रूट प्रोवाइड करता था इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच। ठीक है। जितनी फाइनेंशियल बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती थी, जो पैसे रिलेटेड या मनी रिलेटेड एक्टिविटी, वो तकसीदा में होती थी। और एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी तकसीदा में। ठीक है। अब पहले तीन बताओ, आपको पाटलिपुत्र, पेशावर और तक्षशिला समझ आया कि नहीं? पाटलिपुत्र जिसको पटना बोलते हैं, वहां से स्टोन्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। पेशावर जो अब पाकिस्तान का हिस्सा, वहां से वूल्स और हॉर्सेस। तक्षशिला जो है वो यूनिवर्सिटी के कारण फेमस था, और ये एक रूट बनाता था इंडिया और एशिया के बीच में। आप बताओ, आपको ये तीनों क्लियर है कि नहीं? पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला। फिर बारी आती थी, इंद्रप्रस्थ की। एनीवन नो इंद्रप्रस्थ क्या था? इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह को बोलते हैं भारत में? आपको पता है ये चीज? इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह को बोलते हैं, आपको पता है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हितेश। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। जो हमारे देश की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। ठीक है। ये ना बेसिकली एक कॉमन जंक्शन था, मतलब एक कॉमन एरिया था जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको जोड़ देता था, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया था। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से बदल के दिल्ली की गई है राजधानी भारत की। आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखो एकदम अच्छे से समझो। पाटलिपुत्र जो था आज की डेट का पटना, वो स्टोन्स के लिए पॉपुलर था। पेशावर का इलाका जो पाकिस्तान में चला गया, वूल्स के लिए पॉपुलर था। तक्षशिला जो आज भी बिहार में है, बेसिकली ये क्या करता था? ये अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पॉपुलर था। और बेसिकली जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल काम होते थे वो तक्षशिला में होते थे। जो दिल्ली था वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जोड़ देता था। ठीक है। उसके बाद मथुरा, मथुरा जो होता था बेसिकली क्या करता था? वहां से ऐसा रोड सिस्टम बनाया गया था जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता था।
नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता था। स्क्रीनशॉट नहीं, पूरा भेज ही दे रहा हूँ ना मैं तुमको, दे दो स्क्रीनशॉट, मैं भेज भी दे रहा हूँ। हो गया क्या? स्क्रीनशॉट दे दिए? दे दिए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद वाराणसी, वाराणसी का नाम तो आप सबने सुना है। वाराणसी जो था अपने सिल्क क्लोथ के लिए फेमस था और सैंडलवुड के लिए फेमस था। ठीक है, अच्छा उसके बाद मिथिला, ठीक है, यूपी के हिस्से में आता था। ये बेसिकली क्या था, साउथ चाइना से हमको जोड़ता था, ठीक है, खासकर यूनान से। फिर जो उज्जैन था, ठीक है, उज्जैन अलग अलग तरह के वैरायटी के कपड़े जैसे अगेट, कार्नदीन, मुस्लिन, मैलो, इन कपड़ों के लिए जाना जाता था। सूरत जो है अपने जरी के कपड़ों के लिए जाना जाता था, जरी बॉर्डर के कपड़े आते हैं उसके लिए जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद काशी, कांची जिसको कांचीपुरम बोलते हैं, बेसिकली वहां पर चाइनीज आते थे अपनी शिप से सामान खरीदने के लिए, खासकर पर्ल्स या मोती खरीदने के लिए। तो इन जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और ये आता भी है, अच्छे से ध्यान रखना। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, कहीं डाउट हो तो बताना सर ये वाला हमको नहीं समझ आया, सर ये वाला हमको नहीं समझ आया, फिर बता दो। रेस्ट इतनी जगहों के बारे में आपको पढ़ना है, हमारे देश के मेन ट्रेड सेंटर थे, मेजर ट्रेड सेंटर थे, ये आपको आना चाहिए। क्या आप सभी को क्लियर है? ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या आप सभी को ये समझ आ गया? ओके, तो ये थे हमारे देश के, हाँ इसका तो भेजूंगा ही, है ना। ये थे हमारे देश के वो एरिया जहाँ से ट्रेडिंग होती थी। अब आगे सुनो, हमारे देश की ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन सी थी? मतलब जैसे आज हमारे यहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे लोग हैं ना, उस टाइम ना अलग अलग समुदाय हुआ करते थे जो ट्रेडिंग करते थे। जैसे जो नॉर्थ एरिया था, पंजाब का एरिया, मुल्तान का एरिया जो अभी पाकिस्तान चला गया है, वो लोग पूरे नॉर्दर्न रीजन के बिजनेस को संभाला करते थे। पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट या बिजनेसमैन थे, वो नॉर्दर्न रीजन को संभाला करते थे। और गुजरात और राजस्थान में जो बिजनेस का संभाला करते थे उनको भाट बोला जाता था, BHAT, भाट बोला जाता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आज भी देखना सरनेम रहता राजस्थानी लोग का भाटी। तो ये ध्यान रखिए आप, नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी लोग मर्चेंट्स जो थे वो संभालते थे बिजनेसेस को, गुजरात राजस्थान में भाट। ठीक है, शहरी इलाकों में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग थे, जैसे आज जिनको हम डॉक्टर बोलते हैं, फिजिशियंस, वो लोग उस टाइम हकीम और वैद्य कहलाते थे। लॉयर को वकील कहा जाता था। पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जो था वो पंडित और मुल्ला के ऊपर होता था। उसके बाद उस टाइम भी पेंटर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर थे। पढ़ लो एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, पढ़ लो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई चीज समझ आई कि नहीं? तो ये बताओ कहाँ तक सुने, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप बताइए आपने कहाँ तक सुना, आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी समझ आई कि नहीं आई? नॉर्दर्न रीजन में कौन थे? पंजाबी और मुल्तानी लोग थे। गुजरात राजस्थान में भाट लोग थे जो मैनेज किया करते थे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग अर्बन ग्रुप्स में, शहरों में क्या हुआ करते थे, कोई बात नहीं, अलग अलग शहरों में क्या होते थे, जैसे जो डॉक्टर होते थे उनको हकीम वैद्य बोलते थे, लॉयर लोग को वकील, जो टीचर्स होते थे पंडित और मुल्ला होते थे, फिर पेंटर, म्यूजिशियन, ये सारे लोग होते थे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे यहाँ उस टाइम भी टैक्स सिस्टम था क्या? तो हाँ, उस टाइम भी हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम था। ठीक है, हमारे यहाँ बिजनेस एसोसिएशन थी क्या? तो हाँ, उस टाइम भी हमारे यहाँ बिजनेस एसोसिएशन थी, जैसे आज है। आज भी बिजनेसमैन का ग्रुप है, उस टाइम भी था। तो उस टाइम भी गिल्ड्स हुआ करते थे। गिल्ड्स मतलब बिजनेस एसोसिएशन होता है, जिनका काम होता था ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब किसी भी बिजनेसमैन को कोई नुकसान ना हो ये देखने के लिए उस टाइम गिल्ड्स बनाई गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक, जो ट्रेडर हुआ करते थे, मतलब जैसे होलसेलर और रिटेलर हुआ करते थे, उनको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती थी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब ये होता है कि यदि किसी ट्रेडर को एक स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में अपना सामान बेचना हो, तो स्टेट से निकलने से पहले उन्हें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती थी।
इसको हिंदी में चुंगी बोलते हैं, ये याद रखिए। और जब अगर मैं छत्तीसगढ़ का ट्रेडर हूं, मान लो मैं एक सामान को अगर लेकर जा रहा हूँ गुजरात, तो मुझे उस टाइम ऑक्ट्रोई ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ पहले दोनों बातें। उस टाइम भी बिजनेस एसोसिएशंस होती थी जो बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करती थी। और दूसरी बात, अगर एक ट्रेडर को एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचना है तो ऑक्ट्रोई ड्यूटी पे करनी होती थी, जैसे जीएसटी पे करते हैं। सभी लोग को समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके बताओ भाई, हैंड रेस करके बताओ। आया? जैसे आज की डेट में लोग टोल टैक्स पे करते हैं ना, उस टाइम फेरी टैक्स पे होता था। क्या होता था कि जैसे एक आम आदमी जो है ना, अगर वो खुद से दूसरे राज्य में जा रहा है या अपने कैटल्स को ले जा रहा है, बैलगाड़ी को लेकर जा रहा है ना, तो उसको फेरी टैक्स पे करना पड़ता था। उसको फेरी टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे टोल पे करते हो ना आज, उस टाइम फेरी टैक्स पे होता था। तो ये सब बातों को याद रखोगे आप ये ट्रेड में। ठीक है, इसमें आपसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लैरिटी से आपको आना चाहिए ये। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने ये कर दिया तो अब आगे बढ़िए। सबसे ज्यादा हमारे देश से एक्सपोर्ट क्या होता था और सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते थे हम लोग? ठीक है, तो हमारे देश से बेटा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी स्पाइसेस। ठीक है, व्हीट, शुगर, इंडिगो का मतलब होता है नील, जो डाई के काम आती है, नील। ओपियम, ओपियम मतलब होता है अफीम। ठीक है, सिसमे ऑयल, कॉटन, पैरट, जिंदा जानवर, एनिमल्स, एनिमल्स के प्रोडक्ट जैसे खाल, ठीक है, हॉर्न, टॉर्टोइस के शेल्स, पर्ल, सफायर। ठीक है, और अलग अलग तरह के स्टोन्स, ये सब हमारे देश से एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे। हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे? घोड़े, युद्ध लड़ने में हमारे काम आते थे। एनिमल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते थे, चाइना के सिल्क इंपोर्ट करते थे, फ्लैक्स और लिनन इंपोर्ट करते थे, शराब इंपोर्ट करते थे, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, ये सब चीजें हम इंपोर्ट किया करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्या ज्यादा इंपोर्ट करते थे, ये मत भूलना। ठीक, क्या आप लोग को अपनी पोजीशन समझ आई? आप क्या ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे कि नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आया? अब हमारी वर्ल्ड में पोजीशन क्या थी, तो याद रखना फर्स्ट से लेकर 7वीं सेंचुरी तक आधी दुनिया पर हमारा कब्जा था। कब्जा था का मतलब हमारा ट्रेड सबसे ज्यादा फैला था पूरी दुनिया भर में। पूरी दुनिया की 1/4 वेल्थ, 25% वेल्थ भारत में थी। फर्स्ट से 7वीं सेंचुरी तक हमारी ये पोजीशन थी। 18th सेंचुरी में हम लोग टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए यूरोप से, यूरोप वाले टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो गए। मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर आ गया, उन्होंने क्या किया, हमारे देश पे कब्जा कर दिया और हमको बर्बाद करना चालू किया। तो ये हमारी पोजीशन याद रखो। फर्स्ट सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी तक हम लोग 25% ऑफ वेल्थ पूरे देश, पूरी दुनिया की रखते थे। 18th सेंचुरी में हम टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए यूरोप से, और 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्जा कर दिया। क्या आपको ये पूरा इतिहास समझ आ गया कि नहीं है, ये बताओ आपको शुरू से आखिरी तक मैंने जो पढ़ाया। हमारे देश का ट्रेड की हिस्ट्री क्या है, बैंकिंग सिस्टम कैसा था, इंटरमीडियरी को जगत सेठ बोलते थे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, अलग अलग ट्रेड सेंटर कौन से थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी कौन सी थी, टैक्स क्या लगता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इंपोर्ट होता था, और हमारी वर्ल्ड में क्या पोजीशन थी। क्या आप लोग को ये समझ आ गया? तो अब यहां पर मैं ये बोलूंगा कि अब आपने ना फुल चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। एक फुल नोट्स आपको मैंने भेज दिया है, ये वाले चैप्टर का जो अगला हिस्सा है, ये एडिशनल नोट्स भी अभी मैं भेजूंगा। अभी का मतलब है 3 बजे। ये एडिशनल नोट्स मैं आपको 3 PM भेजूंगा। आप इसका क्या करना, कल टेस्ट दे देना। टेस्ट में आपका इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहूंगा। MCQ टेस्ट आप दे दो, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप दे दो, टेस्ट MCQ टेस्ट आप दे दो इसका। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो बताओ। ठीक, लास्ट वाला क्या नहीं समझ आया? देखो हमारा क्या हाल था, भारत की क्या पोजीशन थी। फर्स्ट से 7वीं सेंचुरी में 1/4 ऑफ वर्ल्ड की पूरी इनकम हमारे पास थी।
18th सेंचुरी जब आई ना, 18वीं सदी आई, तो हम लोग ना यूरोप से पीछे हो गए थे टेक्नोलॉजी में, वो हमसे इन्वेंशंस में आगे हो गए थे। और 18वीं सदी के आखिरी बीच के हिस्से में अंग्रेज हमारे देश पे कब्जा कर चुके थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था हमारे देश। अब इसी सिस्टम पे चलते हैं, कल एमसीक्यू टेस्ट दे दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एडिशनल नोट भेज देता हूँ, ये एक्स्ट्रा हिस्सा है जो सीबीएसई ने जोड़ा है। अब जोड़ा है तो यार करना तो पड़ेगा, हिस्ट्री कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज आपका मेन चैप्टर तो यही है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये मेन चैप्टर है, ये इसी पे ज्यादा फोकस करना, और ये हिस्ट्री है जिसको अलग से देखना पड़ेगा। मंडे को अपन लोग चैप्टर नंबर 2 चालू कर देंगे, मंडे को हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तब तक आप ये पढ़िए। आज अटेंडेंस नहीं दे रहा हूँ, आज बंद कर रहा हूँ।